नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की जो 8वीं क्लास की पुस्तक है उसमें 5वां चैप्टर है खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसका सेकंड पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा, लास्ट पार्ट था इसका, उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि राजस्थान में किन खनिजों का एकाधिकार है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, वे कौन से खनिज हैं जिनमें पूरे भारत में राजस्थान का 100% एकाधिकार है, यानी वो खनिज पूरे भारत में केवल राजस्थान से ही प्राप्त होते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और हर वीडियो को लाइक किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए आज हम आगे पढ़ते हैं। हमें यहां से पढ़ना था ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। तो नवीनीकरण के आधार पर और परंपरा के आधार पर। नवीनीकरण के आधार पर है नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय, और परंपरा के आधार पर है परंपरागत और गैर परंपरागत। सबसे पहले आता है नवीनीकरण के आधार पर। तो नव्यकरणीय क्या होते हैं? ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव प्रकृति में उपलब्ध चीजों द्वारा अपने प्रयासों से बार बार बना सकता है, अर्थात जिनकी उपलब्धता पर्याप्त है और जिनका नवीनीकरण हो सके, जैसे जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि। तो जिनको बार बार बना सकता है वो ये है, जैसे जल ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। ज्यादातर ये नेचुरल जो चीजें हैं जो लगातार बनी हुई है, आगे भी हजारों सालों तक बनी रहेगी। तो जिनमें आप बार बार उनसे आप बना सकते हैं, जिनकी उपलब्धता पर्याप्त हो, जिनका नवीनीकरण हो सके, वो आते हैं नव्यकरणीय। अनव्यकरणीय में कौन से आते हैं? ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव अपने जीवन में कभी भी पुनः नहीं बना सकता। इसमें सभी प्रकार के खनिज शामिल किए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, थोरियम है। तो ये एक बार अगर खर्च हो गए तो हो गए। कोयला आपने अगर एक बार प्रयोग कर लिया तो अब दोबारा उसका प्रयोग नहीं होगा। खनिज तेल जैसे मान लीजिए गाड़ी में आपने पेट्रोल या डीजल जलाया, अब वो एक बार जल गया तो जल गया वो, अब दोबारा कोई वो नहीं बन सकता नया उसी चीज से। प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, थोरियम है। तो ये ऐसे खनिज संसाधन हैं जिनको आप पुनः बना नहीं सकते। तो इसलिए इनको सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा नहीं बन सकते। इसके बाद आता है परंपरा के आधार पर परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत क्या होता है? ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग हम प्राचीन समय से ही कर रहे हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत आदि। गैर परंपरागत कौन से आते हैं? जिनका विकास पिछले कुछ दशकों से ही हुआ है या वर्तमान में उनका विकास किया जा रहा है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो ये सब वो हैं जिनका कुछ वर्षों से प्रयोग शुरू हुआ है, अभी भी जिनका वर्तमान में विकास किया जा रहा है, या और भी जो नए तरीके अभी आने बाकी हैं वो किस में आ जाएंगे? गैर परंपरागत में। तो ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण दो तरह से किया जा सकता है, नवीनीकरण के आधार पर और परंपरा के आधार पर। नवीनीकरण यानी नव्यकरणीय वो जिनका पुनः उनका निर्माण किया जा सके, नवीनीकरण हो सके। अनव्यकरणीय क्या होते हैं? जो दोबारा आप जिनको नहीं बना सकते। परंपरागत क्या होते हैं? जो प्राचीन समय से उपयोग में लिए जा रहे हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत जिनका विकास पिछले कुछ ही दशकों में हुआ है या जिनका वर्तमान में किया जा रहा है। तो जो नए नए तरीके हैं वो आ जाएंगे, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस, बायोमास, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो ये सब इसमें आ जाएंगे। तो इनमें मेन डिफरेंस है। आपसे पूछ सकता है, कैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा खनिज गैर परंपरागत नहीं है? अब वो क्या ऑप्शन देगा? गैर परंपरागत नहीं है। जैसे उसने ऑप्शन में दे दिया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, और एक दे दिया कोयला है, जैसे ये दे दिया। तो गैर परंपरागत कौन सा नहीं है? तो कोयला गैर परंपरागत नहीं है, बाकी तीनों है। या फिर परंपरागत का उदाहरण देके पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आप इनको अच्छे से समझें। इसके बाद में आता है कोयला। इसे 4 प्रकारों में बांटा गया है, एंथ्रेसाइट, बिटुमेनी, लिग्नाइट और तो ये 4 प्रकार के कोयले हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमेनी, लिग्नाइट और पीट। अब आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कोयले का प्रकार नहीं है? तो पूछ सकता है कौन सा सबसे अच्छा कोयला होता है? तो एंथ्रेसाइट।
एंथ्रेसाइट सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला कोयला होता है जिसमें 80% से अधिक कार्बन होता है। ये कम धुआं छोड़ता है। तो कार्बन की जिसमें जितनी ज्यादा मात्रा होगी वो उतना ही बेहतर माना जाएगा और कम धुआं छोड़ेगा। राजस्थान के अंदर सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट पाया जाता है जिसका खनन बीकानेर के बरसिंहसर और पलाना और बाड़मेर के जालिपा, कपूरडी और गिरल से किया जाता है। लिग्नाइट का उपयोग विद्युत ऊर्जा तैयार करने में किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख तापीय ऊर्जा संयंत्र कोटा और सूरतगढ़ में स्थित है। लेकिन यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इससे अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण फैलता है। तो मित्रों, अब आपके कई क्वेश्चन बन गए। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। सबसे निम्न क्वालिटी का कौन सा होता है? तो पीट होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा होता है? तो वो होता है लिग्नाइट। कहां से निकलता है? तो बीकानेर के बरसिंहसर और पलाना, और बाड़मेर के कहां से? जालिपा, कपूरडी और गिरल से। तो लिग्नाइट का उपयोग किस में होता है? विद्युत ऊर्जा तैयार करने में। संयंत्र कहां का है तापीय ऊर्जा? तो कोटा और सूरतगढ़। तो ये मेन चीजें हैं। अब आता है पेट्रोलियम या खनिज तेल। इसका उपयोग हमारे यातायात के साधनों को चलाने और ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। लालटेन या स्टोव में जलता केरोसिन भी पेट्रोलियम का ही उप उत्पाद है। यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसके भंडार कम स्थानों पर ही हैं। भारत में खनिज तेल सबसे पहले असम में खोजा गया। वर्तमान में भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई है जो अरब सागर में स्थित है। राजस्थान में खनिज तेल तथा पेट्रोलियम पश्चिमी भाग में बाड़मेर में मंगला, सरस्वती ऑयल फील्ड, जैसलमेर में घोटारू, तनोट, मनियारी टिब्बा आदि स्थानों पर तथा बीकानेर, जालोर जिलों में पाया जाता है क्योंकि यहाँ अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। पेट्रोलियम के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। राज्य में प्राकृतिक गैस का खनन जैसलमेर से किया जाता है। यह भी अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले ऊर्जा संसाधन हैं। तो आपके कई क्वेश्चन है वो इसमें बन गए। क्या कि राजस्थान में खनिज तेल और पेट्रोलियम जो पश्चिमी भाग में आप जैसे कहाँ है? तो बाड़मेर में मंगला, सरस्वती ऑयल फील्ड, जैसलमेर में घोटारू, तन्नोट, मनियारी टिब्बा आदि स्थानों पर, और बीकानेर, जालोर जिलों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कौन सी चट्टानें होती है? अवसादी चट्टानें। और प्राकृतिक गैस का खनन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो जैसलमेर से। मानव द्वारा किए गए अंधाधुंध खनन और अति उपयोग के कारण कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा संसाधन लगातार कम होते जा रहे हैं। यदि हम इसी प्रकार अविवेकपूर्ण तरीके से इनका दोहन करते रहें तो ये संसाधन जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। सोचिए इनके अभाव में हमारा भविष्य कैसा होगा। तो जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता, एक बार जैसे मान लीजिए जो समाप्त हो गए तो फिर उसके बाद में तो नई चीज कहां से आएगी वो? जल विद्युत। यह एक अच्छा ऊर्जा संसाधन है क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं फैलता। साथ ही यह कभी समाप्त होने वाला ऊर्जा संसाधन नहीं है क्योंकि लगातार पानी बहता है। वर्षा द्वारा नदियों में जल प्रतिवर्ष आता रहता है। भारत में प्रमुख जल ऊर्जा संयंत्र भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना आदि है। राजस्थान की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं चंबल और माही बजार सागर हैं। साथ ही छोटे बड़े कई बांधों से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की सीमितता तथा बढ़ती हुई मानवीय जरूरतों ने हमें नए नए ऊर्जा के सोर्स खोजने पर बाध्य किया है। कुछ ऐसे ही नवीन खोजे गए ऊर्जा संसाधन इस प्रकार हैं। सौर ऊर्जा। यह एक ऐसा ऊर्जा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है तो वो समाप्त होने वाली नहीं है। हम चाहे जितना भी इसका उपयोग कर लें अगले दिन हमें उतना ही प्रकाश फिर से मिल जाता है। ऐसे स्थानों पर जहां सूर्य की रोशनी तथा ऊष्मा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है वहां सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत निर्माण में भी किया जा सकता है। ये मित्रों सौर ऊर्जा पैनल देख रहे हैं आप, सौर प्लेटें जो आती है जो सोलर लाइट के नाम से जानी जाती है। तो हालांकि ये अभी भी जो है ये महंगी होती है। इसका माइनस पॉइंट जो है वो एक ही है कि अभी भी ये काफी कॉस्टली है। हालांकि सरकार जो है वो इन पे देती है छूट, सब्सिडी। कोई जैसे किसान वगैरह है वो इनको लेना चाहे तो उनको छूट मिलती है, सब्सिडी मिलती है। लेकिन अभी भी ये कॉस्टली है। अगर इनको सस्ता कर दिया जाए और ऐसा सिस्टम आ जाए कि ये सस्ता हो जाए तो राजस्थान के अंदर तो भरपूर संभावनाएं हर घर के ऊपर ये लग जाएगी। सूर्य से अपने आप जो है ये उस चीज को करेगा ग्रहण ऊर्जा, और वो जो है विद्युत के रूप में हमारे सामने
रख देगा। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में सौर ऊर्जा के विकास की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है, क्योंकि वर्ष के अधिकांश महीनों में यहाँ सूर्य की किरणें मिलती हैं। बिजली के अलावा इसका उपयोग सौर कुकर, सौर तापक आदि के रूप में भी किया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान, जहां आसमान प्राय साफ रहता है और सूर्य की किरणें अधिकांश महीनों में उपलब्ध रहती है, सौर ऊर्जा के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। तो पश्चिमी राजस्थान है तो वहां तो काफी लोग इसका प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें ज्यादा रहती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, और जितना सूर्य दिखेगा उतना ही ज्यादा ये सौर प्लेटें वहां काम आएगी। अब आप इसको वहां लगाना चाहो जहां 24 घंटे बारिश होती है, सूर्य दिखता नहीं, तो वहां इनका उपयोग नहीं है। लेकिन राजस्थान में भरपूर संभावनाएं हैं इनकी। आने वाले समय में रेट जब इनकी कम हो जाएगी तो ये हर घर में आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद में आता है पवन ऊर्जा। पवन माने वायु, हवा। पवन ऊर्जा का तात्पर्य है पवन चक्कियों को चलाकर बिजली उत्पादन करना। भारत में मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में इसके विकास की संभावनाएं अधिक हैं। पश्चिमी राजस्थान में पवन चक्कियां स्थापित की गई है जो बिजली उत्पादन में संलग्न है। जैसलमेर और प्रतापगढ़ में पवन ऊर्जा के विकास की प्रबल संभावना है, जहां सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। तो मित्रों, ये पवन चक्की कहते हैं इसको। जैसलमेर साइड, मेरी साइड में आपको खूब देखने को मिलेगी, खूब सारी हैं, क्योंकि हवा चलती है, आंधियां चलती है, तो ये पवन चक्की जो है, ये तीन आपको जिस तरह से तीनों दिख रहे हैं, जैसे घर में पंखा होता है उसकी, उस तरह ये प्लेटें लगी हुई है और उस हवा से जो है ये कंटिन्यू चलती है। तो इससे फिर वो बिजली निर्माण होता है और उस बिजली का प्रयोग किया जाता है। और मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में, जो समुद्र के किनारे वाले भाग जो होते हैं, तो वहां खूब हवाएं चलती है, वहां भी ये बहुत कारगर है। जैसे आप भारत के इस तरह देखेंगे, जो समुद्र के किनारे वाले भाग हैं, वहां भी आपको ये पवन चक्कियां खूब देखने को मिलेगी। परमाणु ऊर्जा। यूरेनियम तथा थोरियम रेडियो सक्रिय खनिज हैं। भारत में यूरेनियम प्रमुख रूप से झारखंड तथा राजस्थान में पाया जाता है। साथ ही केरल की मोनोजाइट मिट्टी भी थोरियम उपलब्ध है। मोनोजाइट मिट्टी में भी राजस्थान में कोटा के निकट रावत भाटा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। तो मित्रों, यूरेनियम और थोरियम जैसे ये परमाणु जो हैं वो खनिज में आते हैं और परमाणु ऊर्जा इनसे प्राप्त होती है। भारत में यूरेनियम प्रमुख रूप से झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है। साथ ही केरल की मोनोजाइट मिट्टी में भी थोरियम उपलब्ध होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। और कोटा के पास जो रावत भाटा है, वहां एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। किसी भी क्षेत्र का औद्योगिक विकास वहां पाए जाने वाले खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर करता है। खनिज तथा खनन क्रियाएं न केवल रोजगार के अवसर पैदा करती है, बल्कि वे उद्योगों के लिए। ये चित्र है रावत भाटा परमाणु बिजली घर। दूसरी तरफ ऊर्जा की निश्चित उपलब्धता विकास के रथ को गति देने में सहायता करती है, अतः हमें समझना होगा कि अधिकांश संसाधन अनव्यवहार्य हैं। मतलब एक बार प्रयोग लेने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं आ सकते। जैसे यूरेनियम, थोरियम, ऐसे जो है एक बार इनका प्रयोग हो गया तो हो गया, एक बार खत्म होने की सूरत में उनका पुनः विकास असंभव है। अतः हमें इनका न्याय संगत उपयोग करते हुए गैर परंपरागत नवीन संसाधनों की खोज करनी होगी। अब आता है शब्दावली। ऊर्जा का मतलब क्या है? शक्ति। आखनन, धरातल पर ऊपरी खनन जो किया जाता है उसको आखनन कहते हैं। अयस्क क्या होता है? कच्ची धातु। नव्यकरणीय, पुनः उपयोग योग्य। अब आता है निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज है, किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? तो किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान। और अधात्विक खनिज कौन सा है? मार्बल, लोहा, सोना, तांबा। अब अधात्विक क्या होती है? जिसमें धातु नहीं पाई जाती। लोहा धातु है, तांबा धातु है, सोना धातु है। मार्बल क्या होता है? मार्बल में कोई धातु नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, संगमरमर। उसके बाद ये आपको फिलअप करके भेजने हैं कि राजस्थान की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी है। आपको नाम बताने हैं। कोयले के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, ये कमेंट करके बताइए। किसी भी चलायमान वस्तु को किसकी आवश्यकता होती है? खनिज निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा इन चारों के उत्तर।
और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है औद्योगिक परिदृश्य, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसमें 6, 7th और 8th तीनों ही अभी जो 3 चैप्टर बचे हुए हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपकी 9th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए, ये जो बेसिक आपके मजबूत होंगे। देखिए कई विद्यार्थी अभी भी पूछते हैं कि सर हमें क्या पढ़ना है। अब जैसे मान लीजिए रीट के विद्यार्थी हैं कि सर हम किसकी तैयारी करें, क्या ये किताबें पढ़ें, कौन सी पढ़ें, कि या ये सफिशिएंट रहेगी या गाइड पढ़ें। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, एक वीडियो बनाया था कि रीट के लिए बुक्स कौन सी पढ़ें। 1.5-2-2.5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, वो आप दोबारा से फिर से देख लीजिएगा उसको, वो आपको मिल जाएगा। और 6 से 10th की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें ये आपके जीके को बहुत स्ट्रांग बना देगी, ये आपके टिप्स में होनी चाहिए। ये वो किताबें नहीं है कि आप इसको फैक्ट के रूप में देखें कि साहब ये फैक्ट कौन सा मिला है मुझे। आप इनको, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप इन किताबों को समझें। ये जब आपके एक एक चीज इनकी टिप्स पे हो जाएगी, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू एग्जाम, आपका चाहे रीट है, चाहे पटवारी है, कांस्टेबल है, जिसका भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग एक गाइड खरीद लें। सबके पास होगी, कोई ना कोई गाइड होगी, चाहे कोई सी भी गाइड हो, वो सफिशियंट है। क्योंकि कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा और होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आसपास के कई तरह के फैक्ट होते हैं। तो वो भी अगर आपके साथ में आप उसको गाइड को 2-3 बार रिवाइज कर लें, तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल जाएंगे उसमें, वो आपके लिए काम आएंगे। ये एक कंप्लीट तैयारी है। तो जो आपको बताते हैं उस चीज को फॉलो किया करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।